तो चलिए वेनेजुएला चलते हैं। पता है, ये सिर्फ एक देश नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कई दुनियाएं एक साथ आ गई हों। आज हम एक कमाल की सफर पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे ऊबड़-खाबड़ पहाड़, दूर-दूर तक फैले मैदान और हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, ये सब एक ही देश में समाये हुए हैं। बिल्कुल सही। और ये सवाल कि ये सब एक जगह कैसे हो सकता है, ये सिर्फ कोई ज्योग्राफी की पहेली नहीं है, ये तो वेनेजुएला की पहचान के केंद्र में है। यही जो विविधता है ना, यही इसकी खूबसूरती भी है और शायद इसकी कुछ चुनौतियां भी। तो चलिए इस कमाल की पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले जरा नक्शे पर नजर डालते हैं कि आखिर वेनेजुएला है कहाँ। ये उत्तरी साउथ अमेरिका में है और इसकी लोकेशन बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ कैरिबियन सागर का लंबा किनारा है, इससे ये व्यापार और कल्चर के लिए एक बहुत जरूरी चौराहा बन जाता है। मतलब इसकी जगह ने ही इसके इतिहास और भूगोल दोनों को गढ़ा है। अच्छा, वेनेजुएला को सही मायने में समझने का एक तरीका है। इसे एक देश की तरह नहीं बल्कि 4 अलग-अलग हिस्सों की तरह देखें। मानो 4 छोटे-छोटे देश हों, हर एक का अपना अलग ही लैंडस्केप, अपना अलग ही अंदाज है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं और एक-एक करके इन चारों वेनेजुएला को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं देश के उत्तर पश्चिम में। ये है एंडियन माउंटेन रीजन। असल में ये उसी महान एंडीज पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है जो पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई है। हाँ, पर ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। कह सकते हैं कि ये इलाका वेनेजुएला की रीढ़ की हड्डी है। ये न सिर्फ देश के मौसम पर असर डालता है, बल्कि यहीं पर देश की सबसे ऊंची चोटी पीको बोलिवर भी है। और वो तो राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत बड़ा सिंबल है। चलिए अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं, माराकाइबो के निचले इलाकों की तरफ। ये एक बहुत बड़ा नीचा बेसिन है और यहाँ की पहचान है एक विशाल खारे पानी की झील, माराकाइबो झील। और पता है, ये झील जितनी शांत दिखती है, इसके नीचे वेनेजुएला की इकोनॉमी का पावर हाउस छिपा है। यही वो इलाका है जहां देश का ज्यादातर तेल मिलता है। दशकों से देश की दौलत का सबसे बड़ा जरिया यही रहा है। यहाँ पर आकर ज्योग्राफी सीधे सीधे जियोपॉलिटिक्स से जुड़ जाती है। अब हम देश के बिल्कुल बीच में पहुंच रहे हैं, एक ऐसी जगह जो दूर दूर तक फैली है, लानोस। ये बहुत बड़े खुले ट्रॉपिकल घास के मैदान हैं, जहां तक नजर जाए बस मैदान ही मैदान। बिल्कुल। और लानोस की ये जो सपाट जमीन है ना, जिससे ओरिनोको नदी का पानी मिलता है, वो पशुपालन यानी कैटल रैंचिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। यही वेनेजुएला के काउबॉयज, जिन्हें लानेरोस कहते हैं, उनकी धरती है। एक बहुत ही मजबूत और आज़ाद कल्चर है उनका, जो इसी जमीन से पैदा हुआ है। और अब हम पहुंचते हैं वेनेजुएला के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे अलग-थलग इलाके में, दक्षिण पूर्व में गुयाना हाईलैंड्स। ये एक ऐसी जगह है मानो वक्त यहीं थम गया हो। यहाँ पर बहुत पुराने पठार हैं जो सीधे आसमान से बातें करते हैं। सच में, ये तो जैसे कोई दूसरी ही दुनिया है। यहाँ पर जो टेबल टॉप पहाड़ है ना, जिनकी चोटी एकदम सपाट है, उन्हें टेपुईज कहते हैं। ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और हाँ, यहीं से दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, एंजल फॉल्स, करीब 1 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। कुदरत का एक नायाब अजूबा है ये। तो हमने ये 4 अलग-अलग दुनियाएं तो देख लीं, लेकिन ये एक दूसरे से कटी हुई नहीं है। कुछ ऐसी बड़ी नेचुरल सिस्टम्स हैं जो इन सबको एक साथ जोड़ती हैं, एक धागे में पिरोती हैं, जिससे ये पूरा देश एक बनता है। इनमें सबसे अहम है ओरिनोको नदी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो देश की लाइफलाइन है ना? ये न सिर्फ जमीन को उपजाऊ बनाती है, बल्कि एक बहुत जरूरी ट्रांसपोर्ट रूट भी है, जो अंदर के दूर दराज के इलाकों को अटलांटिक तट से जोड़ता है। अच्छा, जैसे यहाँ की जमीन अलग-अलग है, वैसे ही यहाँ का मौसम भी बहुत अलग है। मतलब आप सोचिए, एक ही दिन में आप लानोस की भयंकर गर्मी महसूस कर सकते हैं और फिर एंडीज की बर्फीली चोटियों तक भी पहुंच सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ का इकोसिस्टम इतना ज्यादा रिच और डाइवर्स है। और हाँ, वेनेजुएला के शानदार कैरिबियन कोस्ट को कैसे भूल सकते हैं। मार्गरीटा जैसे खूबसूरत आइलैंड्स हैं यहाँ। तो ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के लिए वेनेजुएला का दरवाजा है। यहीं से व्यापार, नए आइडियाज और लोग आते जाते हैं। और इसी अलग अलग तरह की जमीन की वजह से वेनेजुएला को कुदरत से बेशुमार खजाने भी मिले हैं। मतलब इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सीधे सीधे इसके जमीन की बनावट से जुड़े हैं।
सही बात है, ये जमीन सच में खजानों से भरी है। आप देखिए, माराकाइबो बेसिन में तेल और गैस है, तो गुयाना हाइलैंड्स में सोना और लोहा मिलता है। हर ज्योग्राफिकल इलाके की अपनी कीमती देन है, और इन्हीं रिसोर्सेज ने दशकों तक वेनेजुएला की इकोनॉमी को चलाया है। तो कुल मिलाकर बात घूम फिरकर ज्योग्राफी पर ही आ जाती है। जैसा कि हमने देखा, ये जमीन ही है जो तय करती है कि मौसम कैसा होगा, यहाँ किस तरह के पेड़ पौधे और जानवर होंगे, कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे, और यहाँ तक कि लोग अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। ये वो बुनियाद है जिस पर आज का वेनेजुएला खड़ा है। ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ज्योग्राफी एक स्टेज तैयार करती है, तो उस स्टेज पर कहानी लिखता कौन है? देखिए, ज़मीन और उसके रिसोर्सेज तो बस एक शुरुआत है। किसी भी देश की असली कहानी तो वहाँ के लोग लिखते हैं, अपने फैसलों से, अपने कामों से। ये सोचने वाली बात है ना?